हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग सार्वजनिक बजट 12th क्लास का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने सार्वजनिक बजट के कंपोनेंट्स कर लिए थे, उनकी डेफिनेशन कर ली थी। अब समझेंगे कि इसके अंदर जो बजट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, बजट में जो घाटे लगते हैं वो कितने प्रकार के हैं। जैसे राष्ट्रीय घाटा हो गया, आपका प्राथमिक घाटा हो गया, राजकोषीय घाटे हो गए, तीनों घाटे इसमें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। बजट के प्रकार, तो बजट दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एक तो संतुलित बजट और एक असंतुलित बजट। अब समझेंगे संतुलित बजट किसे कहते हैं। संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि सरकार को मान के चलो 5,000 करोड़ रुपए की आय मिली। कितना? सार्वजनिक आय गवर्नमेंट की 5,000 करोड़ की हुई और गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा भी कर दिए 5,000 करोड़। किसके ऊपर? लोगों के वेलफेयर के ऊपर। तो ये आपका कैसा है? बैलेंस बजट है, संतुलित बजट है। ये आपका डेफिनेशन किसका हो गया? संतुलित। क्या? सार्वजनिक आय गवर्नमेंट के पास आई 5,000 करोड़, सार्वजनिक गवर्नमेंट ने व्यय कर दिया 5,000 करोड़ या 500 करोड़ मान के चल लो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? जीरो। जीरो आ गया तो ये क्या है? संतुलित बजट है। अब आ जाओ असंतुलित बजट किसे कहते हैं। असंतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, उसे हम असंतुलित बजट कहते हैं। तो असंतुलित बजट भी कितने प्रकार के हो गए? दो। क्योंकि या तो गवर्नमेंट को घाटे का बजट सहन करने को पड़ सकता है, या बचत का बजट, या अधिक पूर्ण बजट भी बोल सकते हैं। तो समझते हैं पहले नंबर में बचत का बजट। बचत का बजट या अधिक पूर्ण बजट। अब सोचो बचत कब होगी गवर्नमेंट को? जब गवर्नमेंट की आय ज्यादा हो और खर्चे कम हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? बचत का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की आय अधिक होती है और व्यय कम होते हैं, या सरकार के व्यय से आय अधिक होती है। डेफिनेशन बहुत इजी है, अगर अपने वर्ड में भी लिखोगे, बट इकोनॉमिक वर्ड होने चाहिए, यानी कि अर्थशास्त्र के वर्ड होने चाहिए, तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट जाएगी। जैसे कि असंतुलित बजट में बचत का बजट, सार्वजनिक व्यय ग्रेटर देन सार्वजनिक आय। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट ने खर्चा किए कितना? व्यय किया 2,000 करोड़। नेक्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट का जो आय है, आय गवर्नमेंट की हुई 5,000 करोड़ मान के चल लेते, ठीक है। और गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया? 2,000 करोड़। तो फायदा कितना हुआ? 3,000 करोड़ का। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस बचा वो कितना बचा? 3,000 करोड़ का। ये आपका क्या है? बचत का बजट है। क्लियर हो गया? इसके अंदर क्या होता है? आय अधिक होती है। जैसे ये देखो, आय अधिक है और व्यय कम है। क्लियर हो गया? अगर माइनस भी करना है तो यहां पर ये लो, आय अधिक है इसलिए आय यहां लिख लो और व्यय यहां पर लिख लो, और माइनस कर लो तो प्लस में आपका आ जाएगा 3,000 करोड़, ठीक है। माइनस करके देख लो यहां पर। घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार के व्यय आय से अधिक होते हैं, वहां पर सरकार को क्या लगता है? घाटा लगता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट ने क्या किया? 2,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को आय आई, और गवर्नमेंट ने खर्चा कितना कर दिया? 3,000 करोड़। क्योंकि वेलफेयर पे काम कर रही है तो इसी वजह से उसे कितने का नुकसान हुआ? 1,000 करोड़ का। 1,000 करोड़ का गवर्नमेंट को क्या हुआ? घाटा हुआ। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है घाटे का बजट। अब जो घाटे लग रहे हैं वो कितने प्रकार के घाटे लग सकते हैं गवर्नमेंट को? तो 3 प्रकार के घाटे लग सकते हैं, या तो राष्ट्रीय घाटा लग सकता है, या राजकोषीय घाटा लग सकता है, या प्राथमिक घाटा लग सकता है। इंग्लिश में भी नाम जरूर याद रखना, रेवेन्यू डिफिशिएट, फिस्कल डिफिशिएट एंड प्राइमरी डिफिशिएट। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय घाटा किसे कहते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय घाटा समझना, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर दे। कौन से खर्चे ज्यादा कर दे? राजस्व, और राजस्व प्राप्तियां उसको कम हो तो समझ लो क्या हो जाएगा? उसे राजस्व घाटा लग जाएगा। किसको? गवर्नमेंट को। अब समझेंगे कि राजस्व क्या है, तो मैंने सार्वजनिक बजट पार्ट 1 में पढ़ा दिया। सार्वजनिक बजट में क्या है? 2 टाइप की, एक तो प्राप्तियां होंगी और एक व्यय होंगी। तो प्राप्तियां कितनी होती है? प्राप्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं गवर्नमेंट को, एक तो राजस्व प्राप्तियां होती हैं और एक पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट खर्चे भी 2 प्रकार के करती है, राजस्व व्यय करेगी या पूंजीगत व्यय करेगी। अब समझेंगे कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। वैसे मैंने पार्ट 1 में समझा दिया, सरकार को क्या है? वेलफेयर के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को प्राप्तियां होंगी, और इसी प्रकार की गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है तो उसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट को नुकसान कितना हो रहा है, वो राष्ट्रीय घाटा कहलाता है। राष्ट्रीय घाटा अलग निकाला जाता है। ऐसे कितने रुपए आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? ना तो गवर्नमेंट की
संपत्ति कम कर रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट का दायित्व उत्पन्न कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऐसा खर्चा कितना कर रही है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपए आए, किससे आए? टैक्स और नॉन टैक्स थे, ठीक है, कर और गैर कर से। जैसे कि मान के चल लो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गई, है ना, नेक्स्ट नंबर पे टोल टैक्स हो गया, है ना, गिफ्ट हो गए, गिफ्ट के ऊपर भी जो टैक्स लगता है, इन सभी तरीके से जो टैक्स आया वो 2000 करोड़ आया। फिर गवर्नमेंट ने क्या, जो आर्मी है उसकी सैलरी पर, नेक्स्ट नंबर पे एग्जांपल के लिए मैं किसको दे सकता हूँ, टीचरों की सैलरी हो गई, इसी तरीके से डॉक्टरों की सैलरी हो गई, इन सब में उसने कितना कर दिया, 3000 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो गवर्नमेंट को घाटा कितने का लग गया, राष्ट्रीय घाटा कितने का लग गया, 1000 करोड़ का। क्लियर है? आ गया समझ में? नहीं आ गया? तो अब समझते हैं राजस्व घाटे के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो राजस्व घाटे के प्रभाव समझेंगे। राजस्व घाटे का संबंध आंतरिक, सरकार के आंतरिक आय और आंतरिक व्यय से है। देखो सरकार देश के अंदर ही पैसा वो इकट्ठा कर रही है और देश के अंदर ही वो पैसा खत्म कर रही है। तो पहला पॉइंट हो गया जब आप राजस्व घाटे में लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब गवर्नमेंट को राजस्व घाटा लगता है तो ये गवर्नमेंट को संकेत देता है या तो सरकार अपने क्या करे, राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाए, यानी कि या तो टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करे, लेने की कोशिश करे, या फिर सरकार अपने क्या राजस्व व्यय कम करे। एक विकासशील देश में यानी भारत जैसे देश के अंदर राजस्व यानी कि टैक्स आप क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उससे गरीब जनता पर क्या पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। और राजस्व व्यय कम नहीं कर सकते, क्यों? वेलफेयर जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के वर्क हैं वेलफेयर पर, वो उन्हें खत्म नहीं कर सकती, वरना गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर जब रेवेन्यू डिफिशिएट गवर्नमेंट को लग रहा है तो गवर्नमेंट उस दौरान या तो क्या करेगी, ऋण लेगी या फिर विनिवेश करेगी। ऋण लेने से गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि उसको चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे विनिवेश करती है। अगर वो अपनी संपत्ति बेचती है तो गवर्नमेंट की क्या हो जाएंगी, परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा वह घाटा होता है जिसमें सरकार की सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक प्राप्तियों से अधिक होते हैं। सिर्फ ऋणों को माइनस कर दिया जाता है, जो सरकार ने ऋण लिए या उधार लिए, उधारों को छोड़कर। क्या आप देखो गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों पर जो खर्चा किया उनको जोड़ लो। नेक्स्ट नंबर पे राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, और पर उसमें क्या ऋणों को भी माइनस करना है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, राजकोषीय घाटा। एक बार और समझते हैं कि सरकार ने टोटल खर्चा कितना किया है, दोनों राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। फिर सरकार ने कितना प्राप्त हुआ है, उसको इनकम कितनी आई है, राजस्व प्राप्तियों के द्वारा और पूंजीगत प्राप्तियों के द्वारा, उनको माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, राजकोषीय घाटा। पर उसमें एक चीज और माइनस करनी है, वो क्या है, ऋणों को छोड़कर, यानी जो गवर्नमेंट ने ऋण लिए उसे पहले ही माइनस कर लो। अब ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं, पार्ट 1 में जरूर देख लेना। अब समझेंगे राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर। पहला प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति। राजकोषीय घाटे को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए सरकार केंद्र बैंक से ऋण ले लेती है, केंद्र बैंक आरबीआई से। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से ऋण लेती है तो उस दौरान आरबीआई क्या करेगी, जितना कर्जा गवर्नमेंट लेगी उतना ही कर्जे के वो नोट छाप देगी। जैसे गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ कर्जा लिया टोटल, मान के चलो कितना, 3 लाख करोड़, तो आरबीआई क्या करेगी, 3 लाख करोड़ के नोट को चालू कर देगी पूरी अर्थव्यवस्था में, कि 3 लाख गवर्नमेंट ने लिए मतलब वापस तो कभी करेगी, है, इसलिए क्या करो अभी से ही इसको नोट छाप दो। तो इससे क्या होगा, जितने ज्यादा आरबीआई नोट छापेगी उतने ही ज्यादा क्या होगी, इकोनॉमी में नोट सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि आरबीआई नोट छाप के उसे क्या इकोनॉमी में चला देगी। लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आता है तो वो चीजें ज्यादा डिमांड करने लगती है, और चीजें जितनी ज्यादा डिमांड की जाएंगी उतनी ही अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। कब, जब गवर्नमेंट राजकोषीय घाटे को कवर करने के लिए आरबीआई से क्या करेगी, कर्जा लेगी तब। अभी इस समय भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, इंटरनल डेट की बात कर रहे हैं। इंटरनल डेट जो इस समय गवर्नमेंट के ऊपर है वो 147 लाख करोड़ है। कितना, 147 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के ऊपर क्या है, कर्जा है। कहां पर, इंटरनल डेट एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, यानी कि आंतरिक कर्जे की बात कर रहे हैं जो आरबीआई से लिया हो।
ठीक है। अब विदेशों पर निर्भरता, सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट ये, यदि सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए विदेशों से कर्ज लेती है, तो जो इन देशों से कर्जा लेगी वो देश क्या करेंगे, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली देश के अंदर इंटरफेयर करेंगे। जैसे कि हमारे सरकार, हमारे पसंद की सरकार नहीं है, सरकार को हटाओ। जैसे अभी एग्जांपल पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान ने विदेशों से कर्जा लिया, विदेशों से अगर कर्जा गवर्नमेंट लेगी तो उस दौरान क्या होगा, उसके राजनीतिक मामलों में और आर्थिक मामलों के अंदर विदेशी जो देश होंगे, जो फॉरेनर्स कंट्री होंगी, वो इंटरफेयर करेंगी, वो अपने तरीके से पॉलिसी चालू करवाएंगी। जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे इमरान खान सरकार आरोप लगा चुकी है कि मुझे हटाया ही अमेरिका ने है, अमेरिका के कहने पर ही क्या है मैं हटाया गया हूं। तो इस तरीके से क्या, अगर आप ज्यादा कर्जा लेते हैं तो विदेशों पर निर्भरता बढ़ने की वजह से क्या होता है, सरकार के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो स्फीयर है उसके अंदर इंटरफेयर किया जाने लगता है। अभी हमारे पास कितना, विदेशों से हमने कितना कर्जा लिया हुआ है, तो हमने विदेशों से 4.83 लाख करोड़ कर्जा लिया है। हमारा कर्जा कितना है, 4,83,000 करोड़, और अभी हम 40,000 करोड़ रुपए लगभग और ले लेंगे विदेशों से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5.25 लाख करोड़ कर्जा हो जाएगा। कब तक, ये साल खत्म होगा जब तक, यानी मार्च 2024 तक। अब थर्ड नंबर पे क्या, देश की भावी पीढ़ी पर वित्तीय भार, राजकोषीय घाटा जब पड़ता है तो हमने देखो या तो आरबीआई से कर्जा ले रहे हैं या विदेशों से कर्जा ले रहे हैं, तो जो कर्जा ले रहे हैं वो वापस भी तो करना पड़ेगा। अभी टोटल भारत सरकार के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा है, 155 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 57% होता है। फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम काफी क्या संतोषजनक हैं, यानी कि ये कोई कर्जा ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती है। अब वो आप लोग अंदाजा लगाओ बड़ी रकम है या नहीं है, वैसे तो 157 बहुत बड़ी करोड़ हो, बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो जाती है। आगे समझते हैं। अब इस कर्जे को क्या करना है, आपको चुकाना भी है। तो कौन चुकाएगा, तो जो देश की भावी पीढ़ी है, भावी मतलब समझ में है अपकमिंग जो जनरेशन है, जो हम हैं, जैसे कि मान के चलो हम युवा हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाना पड़ेगा, अभी जितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट देखो बजट पेश करती है, तो बजट के अंदर वो कहती है कि 155 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, तो 5 लाख करोड़ रुपए जाने वाला है। भाई कोई फ्री में तो देगा नहीं, आपको ब्याज पर ही पैसा देगा। विदेश अगर आप देश भी हो तो भी आपको किस पे पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो गवर्नमेंट करीबन करीबन पूरे बजट के 9 पैसे इंटरेस्ट पे खत्म करती है। यानी अगर पूरे मान के चलो 100 रुपए हैं बजट पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके अंदर 9 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट चला जाता है, यानी कि ब्याज। आगे समझ में नहीं आ गया, तो अब समझते हैं। तो देश की जो भावी पीढ़ी है, हर साल देखो ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये किस पे बर्डन पड़ रहा है, जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन पर। हम कुछ टाइप के टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्लियर है। जो भी चीजें खरीदते हैं उन पे टैक्स लगा होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो बिजनेसमैन वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, तो ये राजकोषीय घाटे के प्रभाव पड़ेंगे। 3, मुद्रास्फीति, विदेशों पर निर्भरता, देश की भावी पीढ़ी पर वित्त भार पड़ जाएगा। क्लियर हो गया। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, प्राइमरी डिफिशिएट। प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है जब राजकोषीय घाटे में ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब समझते हैं, इसे सकल प्राथमिक घाटा भी कहते हैं। अब समझते हैं यहां पर क्या, राजकोषीय घाटा जितना आया उतने में ब्याज का भुगतान कितना किया। जैसे कि मान के चल लो टोटल 2 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा आया, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, क्लियर। 2 लाख करोड़ का क्या आया, राजकोषीय घाटा आया, और ब्याज का भुगतान गवर्नमेंट ने कितना किया था, 5,000 करोड़ मान के चल रहे थे, 1, 10, 100,000, 10,000। तो आपका प्राथमिक घाटा कितना है, तो प्राथमिक घाटा है आपका, क्लियर हो गया, 1,50,000 करोड़। समझ में आ गया प्राथमिक घाटा क्या है, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाता है, जितना भी ब्याज का भुगतान गवर्नमेंट ने किया। अभी मैंने बताया था सरकार ने जो कर्जा ले रखा है आरबीआई से या जो विदेशी देशों से, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट लेंगे कि भाई हमें क्या करो, ब्याज का भुगतान करो। तो वो ब्याज का भुगतान घटा देते हैं राजकोषीय घाटे में, उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब राजकोषीय घाटा क्या है, तो मैं बता चुका हूं, कुल व्यय, गवर्नमेंट व्यय कितना कर रही है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसी तरीके से गवर्नमेंट प्राप्तियां कितनी है, राष्ट्रीय प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। क्लियर हो गया। तो उसमें से क्या, ऋण को छोड़कर,
ये मैं बता चुका हूं, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा निकाल लो, उसमें से ब्याज का भुगतान घटा दो तो आपका प्राथमिक घाटा निकल आएगा। मोस्ट ऑफ टाइम ये वाला क्वेश्चन आता है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताइए। आप समझते हैं, अगर आपको ये डेफिनेशन पता है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, तो आप अंतर आसानी से लिख लोगे। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात ना तो सरकार की परिसंपत्ति कम होती है और ना ही सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है या दायित्व उत्पन्न होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पर क्या है, किसी ने टैक्स पे किया, कैसा, इनकम टैक्स, कौन सा, इनकम टैक्स पे किया 5000 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, 5000 रुपीज पे किया, गवर्नमेंट को 5000 रुपए मिले, ना तो गवर्नमेंट की कोई संपत्ति कम हुई और ना ही उसके ऊपर कोई लायबिलिटी यानी दायित्व बना कि इन्हें वापस करने हैं। क्लियर हो गया? तो अब समझना, राजस्व प्राप्तियां होगी। पूंजीगत प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती है जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात या तो सरकार के ऊपर ऋण चढ़ जाता है, या उसकी संपत्ति कम हो जाती है, या दायित्व उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने मान के चल लो 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, कितने का, 5 लाख करोड़ का ऋण लिया, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि वो वापस करना है। और गवर्नमेंट ने अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया, अपनी संपत्ति बेच दी, जैसे रेलवे बेच दी, जैसे कि मान के चलो लाल किले को लीज पर दे दिया, तो वहां से फिर वो इनकम आएगी नहीं, ठीक है। या फिर मान के चलो कोई प्रॉपर्टी है, जैसे LIC उन्होंने प्राइवेट की, शेयर प्राइवेट बेचे नहीं बेचे, तो उसमें क्या हुआ, उनकी संपत्ति कम हो गई। आप समझते हैं क्या, ये प्राप्तियां प्रतिवर्ष प्राप्त होती हैं, समझना, ये प्राप्तियां क्या है, प्रतिवर्ष होने वाली है, टैक्स के थ्रू हर साल इनकम गवर्नमेंट को मिलेगी। ये प्राप्तियां अकस्मात होती हैं, जब गवर्नमेंट क्या कर्जा लेगी तब, या संपत्ति बेचेगी तब। वो श्योर नहीं है कि इतनी संपत्ति हर साल बेचनी है, ऐसा नहीं है ना, उसे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी संपत्तियां बेचेगी या ऋण लेगी। तो ये कैसी प्राप्तियां, प्रतिवर्ष होती हैं और ये अकस्मात होती हैं। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य नियमित व्ययों को पूरा करना। नियमित समझ में, जैसे स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या बोलते हैं, स्कूल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल चलाना हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आर्मी के लिए सैलरी देना हो गया। ये नियमित व्यय जिन्हें गवर्नमेंट को करना है, इनसे बच नहीं सकती गवर्नमेंट। इनका उद्देश्य दायित्वों का निर्माण तथा संपत्ति में कमी करना। जैसे 5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, तो एक तरीके की क्या है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि वापस करना है, या संपत्ति में कमी होना। जैसे LIC गवर्नमेंट ने बेची थी तो उसकी प्रॉपर्टी कम हो गई। थर्ड, ये कर और गैर कर प्राप्तियां इसमें शामिल होती है, जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स हो गया, परमिट हो गया, लाइसेंस हो गया। ये देखो दोनों क्या है, ये आपका क्या है, कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां, लाइसेंस। लाइसेंस की फीस हर किसी पे नहीं लगेगी, जो लाइसेंस बनवाएगा सिर्फ उसकी। परमिट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, परमिट ले रहे हो, तो आप पे चार्ज लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये गैर कर प्राप्तियां हैं। इसमें क्या है, गैर कर प्राप्तियां शामिल होती है, जैसे कि ऋण, गवर्नमेंट ऋण ले सकती है 5 लाख करोड़ का, या ऋण की वसूली कर सकती है। जैसे श्रीलंका को अभी रुपए दिए, $2 बिलियन का, गवर्नमेंट ने $1 बिलियन करके क्या दिए, श्रीलंका को कर्जा दिया, तो वो कर्जा गवर्नमेंट वापस करती है, तो वो क्या होता है, उसकी दायित्व जो लायबिलिटी है दूसरे पर वो खत्म हो जाएगी। थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी गवर्नमेंट की। तो ये आपका क्या है, डिफरेंसेस है जो बहुत इजी है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। तो फिर मैं वही कहूंगा, डेफिनेशन पता होगी, अंतर लिख लोगे, जल्दी याद कर लोगे, समझ लोगे। राजस्व व्यय किसे कहते हैं, राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसको खर्च करने के पश्चात या तो सरकार की ना तो परिसंपत्ति बनती है और ना ही सरकार का किसी तरीके का कोई दायित्व का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने क्या किया, शिक्षा पर टीचरों को सैलरी पे की, प्रशासन पुलिस पर खर्चा किया, आर्मी पर खर्चा किया, स्वास्थ्य डॉक्टरों को सैलरी दी। तो बताइए क्या गवर्नमेंट को बदले में कुछ मिलेगा? क्या गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कल को ये पैसा मेरे पास वापस आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा व्यय है, ये चालू व्यय है, यानी कि ये राजस्व व्यय है जिसे खर्च करने के पश्चात ना तो गवर्नमेंट को किसी तरीके की संपत्ति की निर्माण होता है और ना ही कोई दायित्व का क्या होता है, क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिस व्यय को खर्च करने के पश्चात या तो गवर्नमेंट की परिसंपत्ति बन जाएगी या किसी पर दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान के चल लो, भवन निर्माण किया, रेल का निर्माण किया, क्लियर है, बांध बनाया, उद्योग कोई चीज क्या है इस्टेब्लिश किया, तो वो क्या है, पूंजी बनी। अब वो क्या है, अब समझना, भवन का निर्माण हो, कल को गवर्नमेंट उसे बेच सकती है, क्यों? क्योंकि उसकी एक संपत्ति बन गई। यही किसी को ऋण दे देती है, ऋण दे देती है तो क्या हो जाएगा, वो पूंजीगत व्यय है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है,
एक तरीके का दायित्व उत्पन्न हो गया उस देश के ऊपर कि हम उससे वापस मांग सकते हैं। बांध बनाया, बांध एक तरीके की संपत्ति है, गवर्नमेंट उसको बेच सकती है कभी भी। रेल है, देखो गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन लाने की सोच रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइए, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। रेलवे हो गया और औद्योगिक विकास, ये वे नियमित किए जाते हैं। नियमित समझ में आया, ये क्या है, हर साल सेम रहेंगे। सोचो अगर 13 लाख आर्मी है हमारी, तो 13 लाख ही आर्मी रहेगी। ये नहीं है कि इस बार 13 लाख लोगों को क्या सैलरी दे दी और नेक्स्ट टाइम क्या 1 लाख लोगों को सैलरी दी, नहीं ना, हर साल 13 लाख लोगों को सैलरी देनी है। टीचरों को सैलरी हर साल देनी है, नहीं, स्वास्थ्य पर हर साल डॉक्टरों को सैलरी देनी है। तो ये नियमित व्यय होते हैं, ये अनियमित व्यय होते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है 10 बांध इस साल बने तो नेक्स्ट ईयर भी 10 ही बनाने, हो सकता है 20 बना दो, हो सकता है 2 ही बनाओ, क्लियर है, ये अनियमित है। ऐसी रेल है, रेल का निर्माण ज्यादा कम हर साल कर सकते हैं। भवन है, आप ज्यादा भी बनवा सकते हैं और कम भी हर साल बनवा सकते हैं। तो ये अनियमित व्यय होते हैं, ये गैर विकासात्मक होते हैं। जैसे प्रशासन, पुलिस की सैलरी पर खर्चा किया गया, वो विकासात्मक नहीं, किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ उससे। शिक्षा पर खत्म हुआ, गवर्नमेंट का तो विकास नहीं हुआ ना, जो आप लोग पढ़ रहे हो तो ये आपका डेवलपमेंट है। आप देश को उसको लौटाओगे वो अलग बात है, समझ में आ रहा नहीं है, पर गवर्नमेंट का किसी तरीके का तुरंत में कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये क्या, गैर विकासात्मक व्यय होते हैं। ये विकासात्मक व्यय होते हैं, जैसे भवन बन रहा है तो सोचो डेवलपमेंट हो रहा है, बांध बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, रेलवे हो गया, औद्योगिक विकास हो गए, तो ये विकासात्मक व्यय होता है। तो इसी के साथ इस लेसन को हम खत्म करते हैं।